कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला देते हैं। ऐसे ही 1932 की एक रात, जब अमेरिका के सबसे बड़े हीरो का घर अचानक खामोश हो गया। एक मासूम बच्चा गायब, एक खुली खिड़की और एक चिट्ठी जिसने इतिहास को बदल दिया। क्या ये सिर्फ किडनैपिंग था या कोई गहरी साजिश? आज 90 साल बाद भी सवाल वहीं का वहीं है कि आखिर लिंडबर्ग के बच्चे के साथ उस रात सच में क्या हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू आवारा और आप देख रहे हैं ज्ञान लोक यात्रा। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्राइम ऑफ द सेंचुरी की वो कहानी जिसका सच आज भी अंधेरे में छुपा है। 1930 का दशक। अमेरिका मंदी से जूझ रहा था। लोग बेरोजगारी, गरीबी और अनिश्चित भविष्य के बोझ तले दबे थे। लेकिन इस अंधेरे दौर में एक चेहरा था जिसे देखकर लोगों को फिर से उम्मीद मिलती थी। चार्ल्स लिंडबर्ग, वो आदमी जिसने 1927 में एकल उड़ान भरकर अटलांटिक महासागर पार किया था। लोग उसे अमेरिका का उड़ता हुआ मसीहा कहते थे। वो सिर्फ एक पायलट नहीं बल्कि देश का गर्व था। भीड़ उसके घर के बाहर जुटती थी, मीडिया उसका पीछा करती थी और लोग उसकी एक झलक के लिए दीवाने रहते थे। लेकिन जितनी ऊंचाई किसी इंसान को मिलती है, उतनी ही गहरी छाया भी उसके आसपास उभरती है। 1 मार्च 1932 की शाम, लिंडबर्ग का घर शांत था। उसकी पत्नी एन मोरो लिंडबर्ग बच्चे को सुलाकर नीचे आ गईं। घर 2 मंजिला था और नर्स बेटा चार्ली की देखभाल कर रही थी। सिर्फ 20 महीने का छोटा सा मासूम बच्चा। रात करीब 8:30 बजे नर्स ने देखा कि बच्चा कमरे में नहीं है। पहले उसने सोचा शायद माता पिता ने बच्चे को अपने कमरे में ले लिया हो। उसने नीचे जाकर पूछा, सर, बच्चे को आपने उठाया है क्या? चार्ल्स लिंडबर्ग ने कहा, नहीं, मैंने नहीं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। नर्स ऊपर भागी। खिड़की खुली थी, ठंडी हवा अंदर आ रही थी और कमरे के किनारे पर कीचड़ के निशान थे। वो चिल्लाई, मिस्टर लिंडबर्ग, द बेबी इज गॉन। ये शब्द सुनते ही पूरा घर सदमे में डूब गया। लिंडबर्ग ने कमरे की तलाशी ली और खिड़की के नीचे एक चिट्ठी पाई। एक अजीब सा नोट, डरावने शब्दों से भरा हुआ। हमारे निर्देशों का पालन करो, नहीं तो बच्चा वापस नहीं मिलेगा। घर के बाहर जमीन पर टूटा हुआ लकड़ी का सीढ़ीदार लैडर पड़ा था। किडनैपर रात में सीढ़ी लगाकर आया था। कुछ ही समय में घर पुलिस, रिपोर्टर्स और पड़ोसियों से भर गया। मीडिया ने इसे अमेरिका का सबसे बड़ा किडनैपिंग केस कहा। बाहर ठंडी रात थी, लेकिन लिंडबर्ग के घर में तूफान था। एन रो रही थीं। लिंडबर्ग गुस्से और डर में पागलों की तरह आसपास खोज रहे थे। पूरे देश में खबर फैल गई, अमेरिकाज हीरो चार्ल्स लिंडबर्ग्स बेबी किडनैप्ड। लाखों लोग रेडियो सुन रहे थे, अखबारों में हड़कंप था और हर कोई प्रार्थना कर रहा था कि बच्चे की सलामती की खबर मिले। लेकिन असली तूफान अभी शुरू हुआ था। किडनैपर कोई साधारण अपराधी नहीं था। उसने योजना बनाई थी। दिमाग ठंडा था और हिम्मत इतनी कि उसने अमेरिका के सबसे लोकप्रिय इंसान को भी नहीं छोड़ा। उस रात अमेरिका बदल गया और लिंडबर्ग का सपना एक बुरे सपने में बदल गया। बच्चा गायब हो चुका था। घर में पुलिस थी और बाहर सैकड़ों रिपोर्टर खड़े थे। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली चीज थी वो नोट जो किडनैपर द्वारा लिखा गया। उस नोट में लिखा था कि कोई पुलिस चाल ना चले, अभी तक बच्चा सुरक्षित है। फिरौती की रकम कब और कितना देना है ये बाद में बताई जाएगी, और अगर नियम तोड़े गए तो बच्चा कभी नहीं मिलेगा। लिंडबर्ग को ये केस अकेले हल करने की आदत नहीं थी। वो देश का हीरो था। उसे लगा कि वो खुद इस समस्या से निकल सकता है। लेकिन अपराध की दुनिया में तर्क और ताकत काम नहीं आती, वहां सिर्फ दिमाग चलता है। कुछ दिनों बाद दूसरी चिट्ठी आई। इसमें $50,000 की फिरौती मांगी गई। उस वक्त ये रकम बहुत बड़ी थी। इस बीच एफबीआई का दखल बढ़ने लगा। पहली बार एफबीआई को एक किडनैपिंग में इतने बड़े स्तर पर शामिल किया गया। तलाश शुरू हुई। नोट्स की लिखावट का विश्लेषण, पैसों की मार्किंग, संदिग्धों की सूची, जंगलों की तलाशी, पड़ोसियों की पूछताछ, हर संभव कोशिश जारी थी। लेकिन अपराधी जैसे हवा में गायब था। फिर एक दिन एक आदमी जो कुख्यात मिडलमैन था, उसने दावा किया कि मैं किडनैपर से संपर्क करा सकता हूं। उसका मिडलमैन का नाम था जॉन कॉन्डन।
उसने रेडियो और अखबार के जरिए किडनैपर को संदेश भेजा कि मैं तैयार हूं, मुझसे संपर्क करो। किडनैपर ने भी इस मिडलमैन को जवाब दिया और धीरे धीरे दोनों के बीच कई गुप्त मुलाकातें हुईं। मिडलमैन जॉन कॉन्डन को हर मुलाकात में एक मुखौटाधारी आदमी मिलता जो खुद को जॉन कहता था। वो एक पेड़ के नीचे पार्क में अंधेरे में खड़ा रहता और बच्चे के बारे में जानकारी देता। उसकी आवाज में एक ठंडापन था, न भाव, न डर, न जल्दी। हर मुलाकात में वो केवल एक बात कहता, पैसे दो, बच्चा मिल जाएगा। आखिरकार अपहरणकर्ता को फिरौती की रकम दे दी गई। एफबीआई ने पहले से ही सभी नोटों पर मार्क कर दिया था ताकि वे नोट कहीं भी इस्तेमाल हों तो पकड़ में आ जाएं। लेकिन हुआ इसके उल्टा। फिरौती लेने के हफ्तों बाद भी बच्चा नहीं मिला। अमेरिकी देश में लोगों के बीच गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लोगों को भी लगने लगा कि क्या लिंडबर्ग को किसी ने धोखा दिया। किडनैपर कौन है? एक गैंग, कोई विदेशी, कोई असंतुष्ट, या फिर किसी करीबी का हाथ है? किडनैपिंग का रहस्य गहराता जा रहा था और तभी एक दिन एक लकड़हारा जंगल में घूम रहा था। उसने कुछ देखा। सूखे पत्तों के नीचे एक छोटा सा कपड़ा और उसके नीचे एक ऐसी सच्चाई जिसने पूरे अमेरिका को रुला गया। दिन था 12 मई 1932 का। अब केस शुरू हुए 10 सप्ताह बीत चुके थे। लोग थक चुके थे, उम्मीद खत्म हो रही थी। लेकिन उसी शाम एक अनप्रत्याशित मोड़ आया। एक लकड़हारे ने फरियादी आवाज में पुलिस को फोन किया, मुझे जंगल में कुछ अजीब मिला है, शायद किसी बच्चा की लाश है। जब पुलिस पहुंची तो दृश्य भयावह था। मात्र 20 महीने का लिंडबर्ग का बेटा चार्ली जंगल में मृत पाया गया। शरीर मिट्टी और पत्तों से ढका हुआ था, कपड़े फटे हुए थे और बच्चे के सिर पर गहरी चोट थी। इससे पता चलता था कि शायद अपहरण के पहले ही दिन उसकी मौत हो गई थी। इसका मतलब था कि वो सारे फिरौती संदेश, वो सारी मुलाकातें, वो पैसे, सब सिर्फ धोखा था। किडनैपर ने पैसे के लिए बच्चा मरा हुआ होने के बावजूद सौदा जारी रखा। पूरे अमेरिका में मातम छा गया। अखबारों की सुर्खियां काली पट्टी में छपीं, अमेरिकाज बेबी फाउंड डेड। लिंडबर्ग और उनकी पत्नी टूट गए। देश का हीरो, जो कभी आसमान से हार नहीं मानता था, अब जमीन पर बिखरा हुआ था। एफबीआई अब उग्र हो चुकी थी। उनको एक ही चीज चाहिए थी, आखिर ये अपहरण और हत्या किसने किया। फिरौती के नोट डॉलर में थे और एफबीआई ने हर नोट की सीरियल नंबर लिस्ट की थी। उनकी योजना साफ थी, अपराधी कहीं न कहीं ये पैसे खर्च करेगा और तब हम उसे पकड़ लेंगे। और सच में अपराधी की एक छोटी सी गलती इतिहास की सबसे बड़ी गिरफ्तारी में बदल गई। सितंबर 1934 में न्यूयॉर्क के एक पेट्रोल पंप मालिक ने पुलिस को फोन करके बताया कि मेरे पास एक ग्राहक आया था और उसने बहुत पुराना $10 का नोट दिया। उस नोट का नंबर आपकी लिस्ट में भी है। पुलिस तुरंत सक्रिय हुई। जांच में पता चला कि नोट जिस आदमी ने दिया था उसका नाम था ब्रूनो रिचर्ड हाउप्टमैन। वो एक जर्मन बढ़ई था जो अब अमेरिका में बस चुका था। उसके घर की तलाशी में एफबीआई को कुछ चीजें मिली जो शक पैदा करती थीं कि शायद यही किडनैपर है। तलाशी में उसके घर से फिरौती के हजारों डॉलर बरामद हुए, वही लकड़ी का पैटर्न जिससे लैडर बना था। इसके अलावा फिरौती नोट्स जैसी लिखावट जो कि ओरिजिनल फिरौती नोट से मैच कर रही थी। इस खबर के बाहर आने के बाद पूरा देश चिल्ला उठा। लोगों को पक्का यकीन हो गया कि हाउप्टमैन ही किडनैपर है। लेकिन सच इतना आसान नहीं था। हाउप्टमैन की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका दो भागों में बंट गया था। एक पक्ष कह रहा था कि सारे सबूत हाउप्टमैन के खिलाफ हैं, इसलिए वही हत्यारा है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना था कि क्या इतना बड़ा अपराध एक अकेला आदमी कर सकता है। मीडिया इस केस को द क्राइम ऑफ द सेंचुरी बता रही थी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। हाउप्टमैन कोर्ट रूम में बिल्कुल शांत, ठंडा और संयमित था। उसने अपने ऊपर लगे हर आरोप से इनकार कर दिया। हाउप्टमैन ने कोर्ट में कहा, मैंने बच्चा नहीं चुराया और ना ही बच्चे को मारा है, मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। लेकिन एफबीआई द्वारा अदालत में सबूत एक एक कर उसके खिलाफ रखे गए। एफबीआई ने अदालत में पहला सबूत पेश किया जो फिरौती के नोट मिले थे उसके घर की तलाशी में। हाउप्टमैन के घर में छुपे हुए $14,000 मिले थे, जिनके नंबर एफबीआई की सूची से मेल खाते थे। दूसरा सबूत पेश किया सीडी की लकड़ी।
एक विशेषज्ञ ने बताया कि सीढ़ी की लकड़ी वही थी जिसे हाउप्टमैन की कार्यशाला से काटा गया था। तीसरा सबूत पेश किया लिखावट का मिलान, यानी फिरौती के पत्रों की लिखावट उसके जैसी थी जैसा लिखावट का नमूना हाउप्टमैन के घर से मिला था। चौथा सबूत पेश किया उसकी आर्थिक स्थिति अचानक बदलना। एफबीआई ने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी से कुछ महीने पहले उसने अचानक खर्च बढ़ा दिया था। आखिरकार सबूतों के आधार पर ज्यूरी ने उसे दोषी माना। लेकिन आज भी कई इतिहासकार मानते हैं सबूत कमजोर थे। असली किडनैपर कोई और हो सकता था। हाउप्टमैन बलि का बकरा बना। यहां तक कि लिंडबर्ग की पत्नी भी सालों बाद इस फैसले पर सवाल उठाती थी। लेकिन 1936 में हाउप्टमैन को फांसी दे दी गई। उसकी आखिरी शब्द थे, मैं निर्दोष हूं। हाउप्टमैन की मौत के साथ केस बंद हो गया, लेकिन सवाल आज भी खुले हैं जिनका जवाब 90 साल बाद भी किसी के पास नहीं है। क्या वो अकेला था? क्या कोई गैंग शामिल थी? क्या लिंडबर्ग किसी साजिश का शिकार हुआ? क्या पुलिस पर दबाव था कि किसी को भी पकड़कर केस बंद किया जाए? इस केस की सच्चाई शायद दुनिया कभी पूरी तरह नहीं जान पाएगी। लिंडबर्ग के सिर्फ अपहरण और अपराध की कहानी नहीं थी, ये अमेरिका का चेहरा बदल देने वाली सच्ची घटना थी। अपहरण के बाद जनता में इतना गुस्सा था कि सरकार को तुरंत कदम उठाने पड़े। आखिरकार अमेरिकी सरकार को 1932 में एक कानून बनाना पड़ा, फेडरल किडनैपिंग एक्ट, जिसे लिंडबर्ग लॉ भी कहा जाता है। इस कानून के बनने के बाद अब अमेरिका में किसी भी किडनैपिंग में एफबीआई सीधे दखल कर सकती थी। राज्य सीमाएं पार करने पर अपराधी को मृत्यु दंड तक मिल सकता था। किडनैपिंग देश का सबसे बड़ा अपराध घोषित हुआ। इस केस ने पुलिस की कार्यप्रणाली, मीडिया रिपोर्टिंग और अपराध जांच के तौर तरीके भी बदल दिए। लिंडबर्ग दंपति इस सदमे से कभी पूरी तरह नहीं उबर पाए। कुछ साल बाद वे अमेरिका छोड़कर यूरोप रहने चले गए। बच्चा गया, लेकिन केस कभी खत्म नहीं हुआ। आज भी इस केस पर 30 से ज्यादा किताबें, कई डॉक्यूमेंट्री और फिल्मों में बहस चलती रहती है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं ऐसे कुछ बड़े रहस्यों की जो आज भी जिंदा हैं, जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। पहला रहस्य है, क्या बच्चा पहली रात ही मारा गया था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हाँ, बच्चा पहली रात ही मारा गया था। लेकिन रहस्य यह है कि फिरौती नोट्स कई हफ्तों तक क्यों आते रहे जबकि बच्चा मर चुका था। दूसरा रहस्य है, क्या कोई अंदरूनी व्यक्ति शामिल था? इस पर कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि किडनैपर को घर का लेआउट पता था। इससे आशंका लगाई गई कि शायद किसी परिचित ने ही मुखबरी करके किडनैपर को घर के बारे में जानकारी दी होगी। तीसरा रहस्य है, क्या हाउप्टमैन निर्दोष था? हालांकि कुछ गवाह झूठे साबित हुए, कुछ सबूत कमजोर थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो कि हाउप्टमैन निर्दोष था, जबकि ऐसे बहुत सबूत मिले जिससे साबित होता था कि वही अपराधी है। हालांकि आम लोगों की राय बटी हुई थी, कुछ लोग निर्दोष तो कुछ लोग दोषी मानते थे। चौथा रहस्य था, इस अपहरण और हत्या में क्या कोई बड़ा गैंग का हाथ था? पुलिस जांच में अभी तक किसी बड़े गैंग का नाम साफ नहीं आया, लेकिन एक बात तय है, ये दुनिया का सबसे हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस है, जिसने एक बच्चे की मौत के बाद पूरे देश की सुरक्षा प्रणाली बदल दी। और आज भी 90 साल बाद लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर लिंडबर्ग के बच्चे के साथ उस रात सच में क्या हुआ था। कभी कभी इतिहास सिर्फ घटनाओं से नहीं बनता, कुछ कहानियां दर्द, रहस्य और अनुत्तरित सवालों से भी लिखी जाती हैं। लिंडबर्ग बेबी केस एक ऐसा अपराध जिसने अमेरिका का दिल तोड़ दिया, कानून बदल दिया और इंसानियत को सिखाया कि सच जितना गहरा होता है उतना ही चुप भी रहता है। एक बच्चा गया, एक पिता टूट गया और एक देश हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन इतने सालों बाद भी एक सवाल हवा में आज भी जिंदा है कि आखिर असली किडनैपर कभी पकड़ा गया या सच आज भी परछाइयों में छिपा है। इतिहास जवाब नहीं देता, बस याद दिलाता है कि कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते। आप देख रहे थे ज्ञान लोक यात्रा, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस तरह की और सच्ची घटनाओं पर कहानियां देखने और सुनने के लिए ज्ञान लोक यात्रा को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें और बताएं कि किस तरह की कहानियां आप पसंद करते हैं।